students, welcome to the class. So the topic of the day is, as you see here, molecular basis of inheritance. And children, in class 11th and in class 12th also, you must have studied the chapter biomolecules. आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड द न्यूक्लिक एसिड्स, इजंट? तो न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं, कितने तरीके के होते हैं, एनी आइडिया? अभिषेक, न्यूक्लिक एसिड्स कितने तरीके के होते हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स, ओके, वन इज डीएनए एंड द अनदर वन इज आरएनए. सो बेटा इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम देखेंगे कि डीएनए है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे बनता है, इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है और ये सेंट्रल डोग्मा में कैसे पार्टिसिपेट करता है. ओके, सेंट्रल डोग्मा यानी प्रोटीन सिंथेसिस, एंड यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. ओके, हम सब उन सारे पॉइंट्स को भी हम देखेंगे. तो पहले देखें कि आखिर डीएनए है क्या और ये बनता कैसे है. सो डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का ये पॉलीमर है. ओके, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में चिल्ड्रन व्हाट यू विल सी दैट शुगर है, फॉस्फेट है, and then you have the nucleotides also, and they are making it a very prominent structure. So what do you see here? Long polymer. Clear? और किसका है ये बेटा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स के साथ कौन सी शुगर जुड़ी हुई है? डीऑक्सीराइबोज. और लेंथ जो है डीएनए की वो कैसे डिफाइन की जाती है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, और इसके अलावा या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रेफर टू एज बेस पेयर्स, वो इसमें कितने प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे हम इसकी लेंथ को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. दिस इज एवरीथिंग इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी. सो यू सी हियर, this is also providing the characteristics of an organism. एक जो ऑर्गेनिज्म है उसका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या है, किस तरीके का होगा, कैसा अपीयरेंस होगा, कैसा बिहेवियर होगा, सब कुछ ये क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है. ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल यू सी हियर द बैक्टीरियोफेज. यू नो चिल्ड्रन व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज पढ़ा होगा ना. बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया. ओके, उसमें हम देखते हैं इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स को. बैक्टीरियोफेज लैम्डा में हम देखते हैं ये इतने सारे बेस पेयर्स को. एंड यू नो चिल्ड्रन, इश्चरेशिया कोलाई, इकोलाई, ये वेक्टर का काम करता है, याद है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में. एंड दिस इज वेरी मच कास्ट इन योर मेकिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और बहुत ही ज़्यादा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हुआ है. इसके पास इतने हैं, और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए के पास कितने हैं? इतने बेस पेयर्स हैं. तो आओ अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि इस स्ट्रक्चर ऑफ सच ए लॉन्ग पॉलीमर आखिर है क्या. ओके चिल्ड्रन, तो सारांश क्या हुआ? डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के क्या कहलाते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. अब हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं. कंपोनेंट्स में नाइट्रोजनस बेसिस हैं, कुछ याद आ रहा है? नाइट्रोजनस बेसिस है, बताओ कौन कौन से हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? Yes, we have adenine, guanine, cytosine and thymine. So, शुगर कौन सी है? शुगर बेटा दो तरीके की होती है, एक राइबोज शुगर है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर है. क्या? और उसके साथ अटैचमेंट किसका होता है? फॉस्फेट का. ओके चिल्ड्रन, सो हियर व्हाट डू वी सी? न्यूक्लियोटाइड्स. आखिर ये है क्या?
तो देखो कितने कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरा क्या है बेटा डीऑक्सीराइबोस शुगर, और थर्ड क्या है आपका फॉस्फेट। क्लियर? नाइट्रोजनस बेसिस भी फर्दर डिवाइडेड है कितनी कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में, वन इज योर प्यूरिन एंड द अनदर वन इज योर पिरिमिडिन। क्लियर? प्यूरिन में हम लेते हैं किसको, एडेनिन एंड ग्वानिन को, एंड साइटोसिन एंड थायमिन एंड पिरिमिडिन में, एंड इन केस ऑफ आरएनए दिस थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। ओके, शुगर कैसी होती है, एक राइबोज है एक डीऑक्सीराइबोज है, दोनों नेचर में कैसे शुगर है, पेंटोज शुगर। ओके, नेचर में दोनों क्या है, पेंटोज शुगर, लेकिन फॉर्मूले में एक जगह बेटा क्या होता है, डिफरेंस आता है, और ये डिफरेंस कैसे आता है अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो राइबोज शुगर जब जुड़ती है न्यूक्लियोटाइड के साथ तो फॉर्मेशन किसका होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, और डीऑक्सीराइबोज शुगर जब जुड़ती है तो फॉर्मेशन किसका होता है बेटा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। सो नाउ नेक्स्ट वन you have to see what is the difference in these two sugars. Okay, so come on, let us see now. Ribose sugar children, you see pentose sugar है, first carbon, second, third, fourth, and this is your fifth one. Okay, and इसमें आपका बेटा जो second कार्बन है वहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप जो है सेकेंड कार्बन पे रिप्लेस होके व्हाट हैज़ कम हियर, हाइड्रोजन आ गया बेटा। ठीक है, OH इज रिप्लेस्ड बाय H, तो उस वजह से व्हाट डू यू सी, एवरीथिंग इज सेम हियर बट ओनली दिस इज द डिफरेंस। सो बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला इज C5H10O4, and in case of ribose sugar beta the formula is C5H10 and O5. okay, और इसके अलावा ये स्ट्रक्चर किसका है, फॉस्फेट का है। तो अब ये शुगर और फॉस्फेट, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस एंड प्लस फॉस्फेट बेटा ये तीनों जुड़ेंगे, ये तीनों जुड़ेंगे तब हमें मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। ओके, समझ में आया? जब शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट आपस में जुड़ेंगे तब हमें मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। और ये जुड़ते कैसे हैं, कुछ बॉन्ड से। और डीएनए के बारे में बेटा आपको मालूम है दिस इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, एक बॉन्डिंग आपके लीनियर फैशन में होती है, एक बीच में होती है, दे आर द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो हाउ डज इट हैपन, लेट अस सी नाउ। ओके, सो हियर चिल्ड्रन व्हाट यू सी, नाइट्रोजनस बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। वी ऑल्सो सी नाइट्रोजन हियर, ओके, अपार्ट फ्रॉम योर कार्बन। क्लियर? सो दिस इज व्हाट, अब मुझे ये देखकर बताओ कि ये रिंग सिंगल है कि डबल है। नेचुरली डबल रिंग है, और ये कौन सी है, ये सिंगल रिंग है। क्लियर? और इस रिंग में कितने मेंबर्स हैं, देयर आर हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 9 मेंबर्ड। क्लियर? एंड दिस इज व्हाट, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड। तो ये 9 मेंबर्ड रिंग हो गई, ये 6 मेंबर्ड हो गई। यहाँ पे नाइट्रोजन की पोजीशन आप क्या देख रहे हो डबल रिंग में, फर्स्ट पोजीशन पे है बेटा, फिर थर्ड पे है, फिर सेवेंथ पे है, और फिर 9th पे है। क्लियर? और यहाँ आप क्या देखोगे, यहाँ फर्स्ट पे इसकी पोजीशन है और यहाँ इसकी पोजीशन किस पे है, थर्ड पे। क्लियर? तो अगर हम इन दोनों के बीच में बच्चे डिफ्रेंशिएट करें तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज प्यूरिन एंड सिंगल रिंग स्ट्रक्चर इज व्हाट, योर pyrimidine. Okay, so what do you see here,
Purine is double ring. Okay, you can note down the points, children. Double ring. And pyrimidine is what? This is single ring. Clear? Double ring and single ring. Okay, and this ring is what? 9 membered. कितने membered है बेटा इसमें? And this is what? This is 6 membered. इसमें कितने member है बेटा? So what do we see here, children? 9 membered हो गए और ये क्या हो गए बेटा? 6 membered हो गए. ये डबल रिंग स्ट्रक्चर हो गए और ये कौन सा रिंग स्ट्रक्चर हो गया? सिंगल रिंग. एंड व्हाट इज अनदर डिफरेंस विच यू सी हियर? इसके अलावा भी बेटा और कोई डिफरेंस है? बताओ. नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ कहाँ पर है? फर्स्ट है, देन इट इज़ ऑन थर्ड, एंड देन इट इज़ ऑन सेवेंथ एंड नाइन्थ. सेवेंथ एंड नाइन्थ. और यहाँ नाइट्रोजन की पोजीशन कहाँ पर है बच्चे? दैट इज़ ऑन फर्स्ट and on third. Is it clear? And naturally we know प्यूरिन के एग्जाम्पल कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार दोहरा चुके हैं. अब मुझे बताओ प्यूरिन के एग्जाम्पल क्या लोगे? प्यूरिन के एग्जाम्पल क्या लोगे? एडेनिन एंड ग्वानिन. एंड पाइरिमिडिन के एग्जाम्पल क्या लोगे बेटा? साइटोसिन एंड थायमिन. और भी डिस्कस किया था. इन केस ऑफ आरएनए इट विल बिकम यूरासिल. अब हम देखते हैं बच्चे कि ये रिंग आपस में फॉर्मेशन जो है ये आपस में जुड़ कैसे रहे हैं. क्लियर? ये हो गया आपका एडेनिन. क्लियर चिल्ड्रन? नाइट्रोजनस बेस, 9 membered ring, and this is what? Double ring. Clear? इसको किसके साथ जुड़ना है? इसको जुड़ना है राइबोस शुगर के साथ. हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो ये शुगर क्या हो गई? ये शुगर बेटा कौन सी हो गई? डीऑक्सीराइबोस. यहाँ पे OH की जगह क्या है? H है. क्लियर? एंड बेटा ये फर्स्ट कार्बन का OH और ये आपका ये NH का ये, इससे आप क्या करो? इससे आप अटैच करो. और ये फिफ्थ कार्बन पे जो CH2OH है ये OH और ये फॉस्फेट का ये H बेटा ये. सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आर गिवन आउट? कितने हुए बेटा? 2 हुए. कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2. 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे और फॉस्फेट जुड़ेगा शुगर के साथ और शुगर जुड़ेगी एडेनिन के साथ. एंड व्हाट इज एडेनिन हियर? एडेनिन इज नाइट्रोजनस बेस. ये क्या हो गई? शुगर. ये क्या हो गई? फॉस्फेट. एंड व्हाट डू वी सी हियर? एडेनिन इज गेटिंग कनेक्टेड विद द फर्स्ट कार्बन. राइबोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ इसका क्या हो रहा है बेटा? अटैचमेंट हो रहा है. और कौन से बॉन्ड से? बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. विच बॉन्ड चिल्ड्रेन? बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और इस शुगर के फिफ्थ कार्बन से आपका अटैचमेंट ये OH का इसके साथ आपने H के साथ मिलाया फॉस्फेट के, तो फाइनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से बेटा निकला, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से निकला. तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर गिवन आउट? 2 molecules of water are given out and as a result what do we see here? हमारे पास फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो गया. ओके, तो फॉर्मेशन किसका हो गया? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने कहा था कि राइबोस शुगर के साथ अटैचमेंट होगा नाइट्रोजनस बेसिस का और नाइट्रोजनस बेसिस के साथ अटैचमेंट होगा किसका? फॉस्फेट का. एंड दिस इज हाउ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो ये फिफ्थ पोजीशन जो बेटा यहाँ था, तो ये क्या होगा? 5' फॉस्फेट का ये DNA का हो जाएगा, ये 3' हो जाएगा बेटा.
and here what do you see? First sugar, second sugar, third sugar, fourth sugar, and the attachment of the nitrogenous bases. You know, C stands for cytosine, G stands for guanine, T stands for thymine, A stands for adenine. ये किसके साथ जुड़ गए? शुगर के साथ. और फिफ्थ के साथ बेटा क्या जुड़ गया? फॉस्फेट जुड़ गया. यहाँ भी ये फॉस्फेट जुड़ा, यहाँ भी ये फॉस्फेट जुड़ा और ये फॉस्फेट जुड़ा. तो स्ट्रक्चर आपका क्या बन गया बच्चे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. कुछ समझ में आया? ये स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर जो है बन गया बेटा. और इसके बाद अब हम डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देखेंगे, जो एक इस तरफ से है, एक इस तरफ से है. क्या? तो ये अगर हम जनरली बेटा इसको ऐसे देखें तो ये मान लीजिए ए है, ए की पेयरिंग किसके साथ है? टी के साथ है. सी की पेयरिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जी के साथ है. ओके, एंड फिर बेटा ये आपस में इनका अटैचमेंट जो होगा, ये बॉन्ड आप इधर देखो, ए के साथ ये डबल की पेयर, दिस इज डबल वन, एंड सी एंड जी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक इन नेचर, तभी डुप्लीकेशन में बेटा जब डीएनए खुलता है तो बीच के जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हुए टूटते हैं और एक हेलिक्स दूसरे हेलिक्स से क्या होता है? डिफर कर जाता है, अलग हट जाता है. ओके, और इस तरीके से इसके साथ साथ ये जो है अटैचमेंट किसका होता जा रहा है? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड का. So this is the structure of your double stranded polynucleotide chain. And in my next lecture beta, we'll discuss about the Watson and Crick's model of DNA. तो बेटा हम लोगों ने इसे पेयरिंग देख ली और ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन देख लिया. एंड नाउ वी विल सी कि जो मॉडल है द मोस्ट एक्सेप्टेड वन, दैट इज़ योर Watson and Crick's मॉडल. ओके, दिस इज़ द DNA डबल हेलिक्स का ये Watson and Crick का मॉडल है. लेकिन Watson and Crick से भी पहले बेटा कई साइंटिस्ट लोगों ने काम किया था. एंड चिल्ड्रन यू शुड नो अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट. ये हर चैप्टर में जहाँ भी साइंटिस्ट के जो भी कंट्रीब्यूशंस हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट. ओके, सो वॉटसन एंड क्रिक से पहले बेटा फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए को एसिडिक सब्सटेंस बताया था और तब उन्होंने इसका नाम रखा था न्यूक्लिन. ओके, फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इतने बड़े डीएनए को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए थे, तो फिर उसके बाद काम हुआ था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने उनके ऊपर काम किया था और उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया था. उनके एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के ऊपर काम किया था आपके वॉटसन एंड क्रिक ने. उन्होंने बड़े सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बेस पेयरिंग से इसको समझाया था. दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड द अप्रूव्ड मॉडल ऑफ द DNA double helical structure. So as you see, you are very well aware of this. ठीक है, सबको मालूम है. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? डबल हेलिक्स हैं और राइट हैंडेड ये कॉइल्ड हैं एक दूसरे से, और इसके बाद इन दोनों हेलिक्स के बीच का जो डायमीटर है दैट इज़ योर 20 एंगस्ट्रॉम. एक कंप्लीट टर्न जो ये बना रहा है उसका जो है 34 एंगस्ट्रॉम. आपके पास दो ग्रुप आती हैं, वन इज़ माइनर ग्रुप, अनदर वन इज़ अ मेजर ग्रुप. और ये जो शुगर एंड फॉस्फेट की तो बैकबोन है ही. तो एक एक करके इसको हम देखते हैं. ओके चिल्ड्रन, यू सी हियर कि हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था बेटा कि एक आपके पास क्या होना चाहिए? नाइट्रोजनस बेसेस. एक आपके पास शुगर होनी चाहिए और फॉस्फेट होना चाहिए, और इन तीनों को आप मिलाएंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बना. साइटोसिन इज द नाइट्रोजनस बेस, डीऑक्सीराइबोज इज द शुगर एंड फॉस्फेट हियर. इन तीनों को आप मिलाएंगे तो ये बनेगा एक न्यूक्लियोटाइड. एंड दिस इज़ हाउ द न्यूक्लियोटाइड दे आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर. एंड इसकी वजह से आपको जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर मिलता है. एक चेन जो है, अब बात करते हैं पोलैरिटी की. हम लोगों ने देखा था कि फॉस्फेट जो है 5 प्राइम पे था और जो थर्ड कार्बन पे जो शुगर थी उसका ये एंड था. तो एक जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है, तो दूसरा हेलिक्स जो है वो 3 प्राइम टू
5 प्राइम जाएगा, तो पोलैरिटी क्या हो गई, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के ये एंटी पैरेलल हैं, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है तो दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रहा है। ओके, पोलैरिटी के बाद बेटा हम देखेंगे बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग यू नो वेरी वेल, अभी हम लोग पूरा इसको डिस्कस करते हुए आए हैं कि एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन के साथ है और एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है एंड साइटोसिन की पेयरिंग गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है। ओके बेटा, एंड दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आई हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू दे आर वीक इन नेचर, और ये जब टूटते हैं तो दोनों हेलिक्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ओके, तो ये बेस पेयरिंग में अगर हम देखें तो प्यूरिन की बेस पेयरिंग जो है वो, प्यूरिन जो है pyrimidine से जो बेस पेयरिंग कर रहा है उसका जो रेशियो है दैट इज़ कांस्टेंट इक्वल एंड इक्वल्स 1। ओके, एंड दिस इज़ फॉर अ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ के अंदर जो है ये क्या होंगे, इन बेस पेयर्स का जो पेयरिंग होगी ये कांस्टेंट एंड इक्वल रहेगी, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज़ में इट में वैरी। शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट का बेटा आप लोगों ने बैकबोन यहाँ पर देखा, सेंट्रल एक्सिस इज पासिंग हियर एंड व्हाट डू वी सी दैट द ये माइनर ग्रूव है एंड दिस इज व्हाट मेजर ग्रूव। ओके, सो अगर हम इसकी लेबलिंग करते हैं तो ये अगर 5 प्राइम था बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 प्राइम अगर हमने लिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 प्राइम हो जाएगा। You have seen polarity, you have seen the arrangement of base pairs, okay, and you have seen the sugar phosphate bond, और इसके बाद जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और आपने देखा 1 complete turn 34 एंगस्ट्रॉम, एंड ये इनके दोनों हेलिकल्स के बीच की डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम, जो डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉम। तो एक कंसेक्यूटिव यानी आसपास के जो बेस पेयर्स हैं उन 2 बेस पेयर्स के बीच की क्या होगी, तो इसका बेटा है 34, देन 34 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि एक टर्न में रफली कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। There are 10 base pairs in a 1 turn, okay? Roughly they are 10, okay? तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो एक कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज all about your Watson and Crick model and children. This is a very important question, और इस क्वेश्चन में आपको अगर आता है और आपको लिखना है तो आप क्या क्या लिखोगे, आप पोलैरिटी के बारे में बताओगे, आप शुगर फॉस्फेट बैकबोन के बारे में बताओगे, और आप बताओगे कि इनकी पेयरिंग क्या क्या होती है और पेयरिंग के बीच में कौन कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, माइनर ग्रुप क्या है, मेजर ग्रुप क्या है, और इसके बाद इनके ये जो है पोलैरिटी क्या है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। दीज पॉइंट्स शुड बी डेफिनेटली इन योर आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रिपेयर इट। ओके, as you see on the slide बेटा, पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स। अब हमें ये समझना है कि ये डबल हेलिक्स DNA जो है इसकी पैकेजिंग कैसे होती है। ओके, as you see here, ये क्या है बच्चे, हिस्टोन ऑक्टेमर, 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं हिस्टोन के। ओके, सो हिस्टोन ऑक्टेमर, एंड हिस्टोन ऑक्टेमर में ये प्रोटीन जो है बेटा, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं, एक है लाइसिन एंड द अनदर वन इज आर्जिनिन, और ये दोनों जो हैं क्या हैं, ये दोनों जो हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। हिस्टोन प्रोटीन, amino acids are lysine and arginine, both of them are positively charged, और DNA जो हमारा है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो वो ये हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों तरफ क्या हो जाता है, रैप हो जाता है, और तब ये बनता है आपका कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स विच वी सी हियर।
ऐसा इसलिए देखा गया बेटा कि पूरे जो डीएनए डबल हेलिक्स की जो लेंथ एक टिपिकल मैमेलियन सेल की है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उस डीएनए डबल हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स हैं, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, इन सब की बेस पेयरिंग के बाद टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं और बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, उससे इसको मल्टीप्लाई किया गया तो 2.2 मीटर 2.2 मीटर जो है बेटा वैल्यू आया। अब बताओ ये 2.2 मीटर का जो डीएनए डबल हेलिक्स की जो लेंथ है वो छोटे से न्यूक्लियस में कैसे एकोमोडेट होगी, कैसे एडजस्ट होगी, कैसे आएगी। तो उस चीज़ को समझने के लिए बेटा क्या किया गया, ये देखा गया। एंड आपको मालूम है वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके बेटा, तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि दोनों के डीएनए के बीच में उनका प्लेसमेंट क्या है। अगर हम देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में देयर इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आपको कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है। ओके, एंड वहाँ जो है उसके बाद बच्चे जो है जो सेल है उसके अंदर पूरा का पूरा डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता है। आपको समझना है न्यूक्लियोइड बनता कैसे है और न्यूक्लियोइड आपको कहाँ मिलता है। यू गेट इन प्रोकैरियोट सेल, उसमें हमें मिलता है न्यूक्लियोइड and this is nucleoid, not a nucleus. Well defined nucleus is not there, but DNA is there, and this DNA is not scattered throughout the structure of the prokaryotic cell. पूरा का पूरा बिखरा हुआ नहीं होगा। वो जो है इसमें ये नेगेटिवली चार्ज है डीएनए, ओके, एंड वो किसके साथ जुड़ जाएगा, प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और ये दोनों मिलके स्ट्रक्चर बेटा कौन सा बना देंगे, न्यूक्लियोइड। ये आपको मिलेगा प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। और भी हम लोगों ने देखा इसके पास जो अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन, अनाचिनिन, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और वो इसके चारों तरफ क्या हो जाता है, रैप हो जाता है। रैप होने के बाद एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस में इसकी पोजीशन आ जाती है। ओके, तो ये जो न्यूक्लियोइड है बेटा, अब आप देखोगे कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन टेक्स प्लेस। ओके, और इस क्रोमेटिन को समझने के लिए बेटा हमें सबसे पहले समझना होगा कि न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है और बीट्स ऑन स्ट्रिंग क्या है। ओके चिल्ड्रन, एंड फॉर दैट विल सी हियर। तो ये डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है, हिस्टोन ऑक्टोमर की तरह चारों तरफ रैप हो गया। रैप होने के बाद बेटा इसने क्या स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियोसोम। और इस न्यूक्लियोसोम में हेलिक्स के 200 बेस पेयर्स होते हैं। ओके, और इस न्यूक्लियोसोम से बेटा फॉर्मेशन होता है आपके क्रोमेटिन मटेरियल का। ओके, तो न्यूक्लियोसोम दे कैन बी बेटा कंपेयर्ड, जैसे कि मान लीजिए ये कोई थ्रेड है और उस थ्रेड के ऊपर छोटे छोटे क्या हैं, बीड्स आके अरेंज हो गए हैं। तो एक टर्म आपने पढ़ा होगा, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, दैट इज व्हाट, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। अगर आपसे पूछा जाए बीट्स ऑन स्ट्रिंग क्या है या आप इसके बारे में क्या जानते हो, तो ये एक धागा है, उस धागे के ऊपर
क्या है, न्यूक्लियोसोम्स जो हैं क्या हैं, बीड्स की तरह, छोटे छोटे मोतियों की तरह, माला की तरह ये क्या हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम इनसे बन जाएगा आपका, इनकी जो रिपीटेड यूनिट्स होगी, बार बार जो होगी, तो उसकी वजह से बेटा ये क्या बन जाएगा, क्रोमैटिन बन जाएगा। तो कुछ क्रोमैटिन में तो आपके हिस्टोन प्रोटीन आ रहे हैं, लेकिन कुछ क्रोमैटिन में नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आएंगे। तो उसकी वजह से क्रोमैटिन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक हो गया यू क्रोमैटिन और एक हो गया है आपका हेट्रोक्रोमैटिन। ओके चिल्ड्रेन, one is your euchromatin and the another one is heterochromatin। और euchromatin और heterochromatin के बीच का डिफरेंस जो पॉइंट्स हैं दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो डू यू हैव एनी आइडिया कौन एक्टिव होगा, कौन इनएक्टिव होगा, कौन लूजली पैक्ड होगा, कौन कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा? Any idea? So now let us see the difference between the euchromatin and heterochromatin. Okay children, so let us see, दो आपको क्रोमैटिन मिले, एक है euchromatin and the another one is heterochromatin। और इस हेटेरोक्रोमैटिन में चिल्ड्रेन ये क्या हैं, दीज आर व्हाट, क्या है ये, बोलो बेटा, ये लूजली पैक्ड हैं कि ये कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, ये डार्क स्टेन लेते हैं कि लाइट स्टेन लेते हैं, ओके, ये इनएक्टिव हैं कि एक्टिव हैं, उसके बेसिस पे 3 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन द euchromatin एंड heterochromatin, euchromatin एंड heterochromatin। पहला पॉइंट होगा लूजली पैक्ड, ये स्टेन कौन सा लेंगे, लाइट, ओके बेटा, और ये केमिकली क्या होंगे, ट्रांसक्रिप्शनली ये क्या होंगे, एक्टिव होंगे। अपोजिट पॉइंट्स खुद बनाइए, ये लूजली हैं तो ये क्या होंगे बेटा, डेंसली पैक्ड, दे विल बी डेंसली पैक्ड। इनका स्टेन लाइट होगा तो इनका स्टेन क्या हो जाएगा, डार्क स्टेन ये लेंगे, और ये एक्टिव हैं तो ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों हुआ, क्योंकि क्रोमैटिन पैकेजिंग में कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि नॉन NHC, सो योर NHC is non histone, non-histone chromosomal protein. Okay. So now children, till now we have seen कि DNA क्या है और DNA के constituents क्या हैं, बॉन्डिंग क्या है, ये सब कुछ हम लोगों ने देखा। वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल देखा विच इज़ द मोस्ट अप्रूव्ड वन। अब DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको हमें देखना है, ठीक है। तो इसमें देखो एज अ स्लाइड शोज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, और इसके लिए हमें समझना होगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को। इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को जो है एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। किसने किया था बेटा? साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इसको किया था, और इसके लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था। इस बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, और ये बैक्टीरिया जो है इट इज़ कॉजिंग द डिजीज़ न्यूमोनिया। ओके,
तो ये बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल्चर प्लेट पे इसको क्या करवाया, ग्रो करवाया। और ग्रो कराने से इनको कितनी तरीके की कॉलोनीज़ मिली, 2 टाइप्स की मिली। एक कॉलोनी थी एस कॉलोनीज और दूसरी क्या थी, आर। एस वॉज स्मूथ, ओके, कैप्सुलेटेड, उसके पास क्या था, कोट था, और ये कोट है म्यूकस कोटेड जो है वो किसका, पॉलीसेक्राइड्स का था। और ये आर कॉलोनीज जो थी वो रफ थी, वो नॉन कैप्सुलेटेड थी, उनके पास कोई कोट नहीं था, एंड दे वर ऑल्सो नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट मीन्स डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी, और वायरुलेंट जो होगा वो निमोनिया डेवलप करेगा या डिज़ीज़ पैदा करेगा, और जो वायरुलेंट नहीं होगा वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर पाएगा। ओके, तो कितने तरीके के बैक्टीरिया हमको मिल गए, 2 तरीके के मिल गए, जिसमें एक क्या था एस स्ट्रेन का, दूसरा कौन सा था, आर स्ट्रेन का। अब उन्होंने क्या किया कि इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को उन्होंने माइस में इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका रिज़ल्ट देखा। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेटा एस स्ट्रेन जो कि क्या है, वायरुलेंट है, और ये जो है कैप्सुलेटेड है, तो इसके पास डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी है। इसको इंजेक्ट किया गया माइस में, उसकी डेथ हो गई। ओके, फिर आर स्ट्रेन को लिया गया। आर स्ट्रेन नेचर में क्या, अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा है, नॉन वायरुलेंट है। इसे जब इंजेक्ट किया गया तो माइस क्या है, लाइव है। ये भी लाइव था, ये भी लाइव था। एंड थर्ड केस में एस स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड किया, और हीट किल्ड करने के बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और इंजेक्ट किया उन्होंने माइस में, और माइस क्या था, लाइव था। उसकी डेथ क्यों नहीं हुई, ऐसा समझा गया कि एस स्ट्रेन जो है वो हीट किल्ड होने से अपनी वायरुलेंस को खो चुका है। ओके, एंड फोर्थ केस में बेटा उन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड को लिया किसके साथ, आर स्ट्रेन के साथ जो कि लाइव है, और दोनों के मिक्सचर को उन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, और क्या देखा कि माइस की क्या देखा बेटा कि इसकी डेथ हो गई है। कि कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड एस स्ट्रेन, और इसको उन्होंने क्या बताया, ट्रांसफॉर्म्ड प्रिंसिपल। और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ, उसने क्या सिंथेसाइज किया, स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट को उसने क्या किया, सिंथेसाइज किया। तो नेचर में वो बेटा क्या हो गया, वायरुलेंट, और वायरुलेंट हो गया तो उसने डिजीज़ निमोनिया कॉज की, और जिसकी वजह से माउस क्या हो गया, माउस डाइड। एंड हियर व्हाट डू वी सी बेटा कि ये तो इट वाज थॉट, और यू कैन से ऐसा माना गया कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जो कि एस स्ट्रेन से किस में पहुंचा है, आर स्ट्रेन में पहुंचा है, और उसने उसमें वायरुलेंस डेवलप करवाया है, और वायरुलेंस डेवलप हो गया तो निमोनिया उसने कॉज करवाया, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन में भी, उसके जेनेटिक मटेरियल में भी कुछ ऐसा पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसमें अभी भी थोड़ी बहुत कैपेसिटी थी जो उसने आर स्ट्रेन को क्या किया, कन्वर्ट करवाया, और ये ट्रांसफॉर्म होने की वजह से बेटा ये क्या हो गया, वायरुलेंट, और वायरुलेंट होने की वजह से माउस की क्या हो गई, डेथ हो गई। ओके चिल्ड्रेन, एक्सपेरिमेंट में बेटा बायोकेमिकल नेचर जो है डीएनए का वो वेल डिफाइन नहीं हुआ, और इसके लिए हम देखते हैं कि इसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर किसने काम किया। सो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में बायोकेमिकल नेचर जो है डीएनए का वो वेल डिफाइन नहीं हुआ था, और इसके लिए हीट किल्ड एस सेल्स के ऊपर 3 साइंटिस्ट ने बेटा काम किया था, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लिओड, मैकलिन एंड मैकार्टी। ओके, मैकलिन मैकार्टी। ओके, सो दे वर्कड ऑन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था हीट किल्ड एस सेल्स और आर लाइव सेल्स को मिक्स करने के बाद
जब इंट्रोड्यूस किया गया बैक्टीरिया, जब इंट्रोड्यूस किया गया माइस में तो उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि ये ट्रांसफॉर्म एस सेल्स में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसने कि आर सेल्स को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंड जस्ट टू चेक इट, जस्ट टू ऑब्जर्व इट, ओके, उन्होंने क्या किया कि हीट किल्ड एस सेल्स को लिया और हीट किल्ड एस सेल्स से उन्होंने कुछ प्योरीफाइड बायोकेमिकल्स को बाहर किया, ओके। और इसमें उन्होंने लिया प्रोटीन्स को, उसके डीएनए को लिया और क्या लिया, आरएनए को लिया। प्रोटीन्स में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कौन से एंजाइम, प्रोटीएजेस, एंड यू नो वेरी वेल प्रोटीएजेस दीज आर द एंजाइम्स व्हिच आर ब्रेकिंग द प्रोटीन्स। डीएनएज और वो डीएनए को ब्रेक करता है, आरएनएज जो है आरएनए को ब्रेक करता है। और इसमें उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब प्रोटीएजेस इंट्रोड्यूस किया गया प्रोटीन्स में तो ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रिंसिपल था उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ओके। और आरएनएज को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो क्या देखा गया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे कोई असर नहीं हुआ, यानी कि वो ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी जो है थी उसके पास। लेकिन जब डीएनएज को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसमें क्या देखा गया कि बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था उसमें हिंड्रेंस आई। और इस तरीके से बेटा उन्होंने प्रूव किया कि जो प्रोटीन है और जो आरएनए है दे आर नॉट द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस। ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस क्या है, डीएनए है, ओके। बट लेकिन इसके बाद भी बेटा बहुत ज़्यादा लोग बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं हुए और फिर देखा गया एक जेनेटिक मटेरियल इस डीएनए, उसके लिए बच्चे देखा गया। तो ये एक्सपेरिमेंट है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने किसके साथ काम किया, उन्होंने काम किया वायरसेस में। वायरसेस में भी कौन सा, बैक्टीरियोफेज वायरस। आपको मालूम है किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, ओके। तो उन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रो करवाया रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में और कुछ को उन्होंने ग्रो करवाया रेडियो एक्टिव फॉस्फेरस मीडियम में। और उसके बाद क्या देखा कि इसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आ गया है लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं आया है, क्योंकि आपको पता है कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन जो है, फॉस्फोरस जो है वो डीएनए का पार्ट है लेकिन प्रोटीन इसका पार्ट नहीं है। और ये इसमें इस बैक्टीरियोफेज वायरस में बेटा क्या देखा गया कि इसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन आया लेकिन रेडियो एक्टिव इसमें डीएनए नहीं आया। क्यों? क्योंकि सल्फ़र जो है वो प्रोटीन का पार्ट है, वो डीएनए का पार्ट नहीं है, ओके। अब इसके बाद इकोलाई सेल्स को बेटा क्या कराया गया, इन्फेक्शन कराया गया दोनों बैक्टीरियोफेज वायरस से। और इसके डीएनए ने, बैक्टीरियोफेज वायरस के डीएनए ने इसके अंदर क्या की, एंट्री ली, ओके। और एंट्री लेने के बाद बैक्टीरियल डीएनए ने इसको अपना डीएनए समझ के इसका क्या कराया, वायरस के जो है पार्टिकल्स को मैन्युफैक्चर किया, ओके। मैन्युफैक्चर करने के बाद इसकी ब्लेंडिंग की गई। ब्लेंडिंग में क्या रिमूव किया गया, वायरल कोट्स को रिमूव किया गया। वायरल कोट्स को रिमूव करने के बाद फिर इसके बाद बेटा इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया सेंट्रीफ्यूज मशीन में। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद इसमें से वायरस पार्टिकल्स को बाहर निकाला गया, ओके चिल्ड्रेन। एंड वायरस पार्टिकल्स को जब बाहर निकाला गया उसको ऑब्जर्व किया गया तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है वो डिटेक्ट किया गया किसमें, सेल्स के अंदर। और नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, क्योंकि हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो टॉप पार्ट जो होगा उसका सुपरनेटेंट होगा, उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई। लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल्स। और क्या देखा गया, रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। और इस तरीके से उन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए है दैट हैज़ made its entry from the bacteriophage virus into the bacterial cells, not the protein. और इस तरीके से उन्होंने प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, नॉट प्रोटीन।
तो बेटा अब इसके बाद किसी भी तरीके के कन्फ्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी क्वेश्चन नहीं रह गया कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। तो नाउ चिल्ड्रन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। और इसमें हमें ये देखना है कि एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए ये जो क्राइटेरिया है ये इनको क्या करना है, फुलफ़िल करना है। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the following criteria. और इसके लिए क्या कहा गया है, it should be able to generate its replica, यानी ये रेप्लिकेशन दोनों जो हैं कर रहे हैं और रेप्लिकेशन उस मॉलिक्यूल को रेप्लिकेशन करना चाहिए। और इसके लिए हम क्या देखते हैं कि डीएनए एंड आरएनए बेटा जो हैं बोथ कैन डायरेक्ट देयर duplication. Okay children, both can direct their duplication. लेकिन क्या प्रोटीन कर सकता है डुप्लीकेशन? ये नहीं करता है। ओके, and next point is that it should be stable chemically and structurally. तो स्टेबिलिटी में हम लोगों ने अभी देखा है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में हमने क्या देखा कि हीट किल्ड स्ट्रेन जो था, एस स्ट्रेन हीट किल्ड था, लेकिन उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं डैमेज नहीं हुई। और क्या हुआ, कुछ उसमें प्रॉपर्टीज़ पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई, डैमेज नहीं हो पाई। और इस तरीके से बेटा जब हम डीएनए को हीट करते हैं तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। लेकिन अगर हम उसे सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फिर से बन जाती है। ओके, it is very much prone to, or you can say कि RNA can be easily altered because of this group. Clear? डीएनए में बेटा एडेनिन इज पेयरिंग विथ थाइमिन, और आरएनए में दिस इज इन डीएनए, एंड आरएनए में एडेनिन इज पेयरिंग विद द यूरासिल, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। और इस थाइमिन की वजह से भी डीएनए में क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है, जो कि आरएनए में नहीं आ पाती। आपने देखा है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में आपने देखा है आरएनए में मैसेंजर आरएनए है और एक क्या है, ट्रांसफर आरएनए है, और ये एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहलाता है। मैसेंजर आरएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से लेके आता है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए जो है वो आरएनए के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, और जिसमें कि आरएनए जो है वो क्या है, उसके कंपैरिजन में मोर एफिशिएंट है। ओके बेटा, ये पॉइंट नेक्स्ट कह रहा है कि इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यानी कि इनमें म्यूटेशन होना चाहिए। ओके, डीएनए में भी म्यूटेशन होता है और आरएनए में भी म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन की वजह क्या है, क्योंकि अनस्टेबल है, और इसमें म्यूटेशन जो होता है वो फास्टर रेट पे होता है, और इसमें ये इवॉल्व क्या होता है, बहुत तेज़ी से होता है, इवॉल्व फास्टर। ओके, and here children DNA is also showing the mutation। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में हम लोगों ने देखा कि मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके बनाने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए। तो उसमें डीएनए को इसके ऊपर क्या करना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। सो वंस अगेन चिल्ड्रेन, एक मॉलिक्यूल जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं, क्या उसके पास ये सारी चीज़ें हैं? यस, रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं। डीएनए इज़ मोर स्टेबल दैन द आरएनए। ओके, और दोनों में म्यूटेशन भी हो रहा है। मोर स्टेबल क्यों, जस्ट नाउ वी हैव एक्सप्लेन्ड। तो ये जो कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन है प्रोटीन सिंथेसिस में है बेटा, और ये कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन जो है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डीएनए इज़ स्टेबल एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द स्टोरेज। किसके लिए? स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस के लिए। और ये जो आरएनए है ये दिस इज़ गुड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। We can say that the DNA is good for storage of genetic information and RNA is good for transmission of genetic information.
transmission of genetic information. Okay. So now children, let's have a look at some of the questions. The question number 1 is, what conclusion was drawn from the blender experiment performed by Hershey and Chase? Hershey and Chase के experiment को थोड़ा सा बेटा हम blender experiment भी कहते हैं, और उनका कहना है कि क्या conclusion इससे निकाला गया. तो conclusion क्या निकाला गया, as we all have studied कि DNA is what? Genetic material and not the protein. DNA क्या है? ये साबित किया गया कि DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, नॉट प्रोटीन. वो कैसे? हम लोगों ने देखा था कि जब वो वायरस जो है बेटा, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो एंटर कर रहा है, तो उसका जो DNA है दैट इज़ एंटरिंग इनटू द बैक्टीरियल सेल. ये एंटर कर गया, बैक्टीरियल सेल के पास अपना DNA है. ओके, नाउ दिस बैक्टीरियोफेज वायरस DNA, ये कौन सा DNA है बेटा? phage DNA, and this DNA will behave as master. Okay, and E. coli DNA, it will behave as slave. E. coli का जो DNA है it will behave as slave. और ये जो DNA है E. coli का, ये phage DNA के रेप्लिकेशन के लिए क्या करेगा? सर्व करेगा. तो what does it prove? कि DNA is the genetic material, not protein. This was the conclusion. Now the next question beta, differentiate between DNA and DNase. You know very well what is DNA, that is a nucleic acid, and what is DNase. DNase is a enzyme. So this is what children, this is nucleic acid and this is what? Enzyme. And what is the role of this enzyme? This enzyme breaks the phosphodiester linkage, goes for the hydrolytic cleavage of the phosphodiester linkage of the backbone. ओके, इसको ये क्या करता है? इसके लिंकेज को ये क्या करता है बेटा? तोड़ता है. सो DNase is enzyme and this is a nucleic acid. DNA naturally where will you find it? कहाँ मिलेगा बेटा? न्यूक्लियस में. and DNase is the enzyme, so where will you find it? You will find it in the cytoplasm. Okay, now the next question, how is the length of DNA usually calculated? As we have seen in our previous slides कि एक DNA के जितने भी total number of base pairs हैं, total number of base pairs, उसको आप multiply करोगे the adjacent distance between the two base pairs, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस. अब बेस पेयरिंग में आपको मालूम है A इज पेयरिंग विद T, C इज पेयरिंग विद G, तो इन दोनों बेस पेयर्स के बीच के डिस्टेंस दैट डे वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, इससे आप उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको लेंथ ऑफ DNA आपको मिलेगी. ओके बेटा. Now the next question is, and I think this is a favorite question of children, and you can do it very quickly. So come on, let's do it. The base sequence in one of the strands of the DNA. आपको मालूम है complementary base pairing होती है. ओके, तो complementary base pairing का आप उस हिसाब से बनाओ. Give the base sequence of the complementary strand. Another का हम क्या strand का base sequence निकालेंगे? तो naturally
T will be pairing with A will be pairing with T, G C से होगा, C G से होगा, ये T से होगा, ये A से होगा, and ये क्या होगा बेटा, C से होगा, and this A will be pairing with T and T will be pairing with A. तो ये क्या हो गई, एक स्ट्रैंड की रीडिंग अगर ये है तो कॉम्प्लीमेंट्री रीडिंग जो दूसरे स्ट्रैंड की होगी वो क्या होगी, इस तरीके से होगी. A is pairing with T, AT, CG, CG, AT, T के साथ A, G के साथ C and ये. Okay, this will be the pairing of the another strand of DNA. छोटा सा क्वेश्चन है, it's very interesting. Okay बेटा. Next is how are these base pairs held together in our DNA molecule? ये base pairs आपस में किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं. आपको मालूम है A will be pairing with T and C will be pairing with G. तो A और T के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2, और C और G के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 3. तो ये हेल्ड टुगेदर कैसे होंगे, बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज योर explain the base complementarity rule. Give the name of the scientist who framed this rule. Name of the scientist Edwin Chargaff. Okay, and बेटा फिर वही बात आती है कि explain the base complementarity rule. A will be pairing with T, C will be pairing with G. ठीक है, name of the scientist क्या है, Edwin Chargaff. मैंने पहले भी स्लाइड्स में बोला है बेटा कि आप साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन ज़रूर याद रखोगे. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इफ द डबल स्ट्रैंडेड DNA हैज़ 20% साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनिन इन DNA. ओके, 20% इन्होंने हमें क्या दिया है, साइटोसिन. And cytosine will be pairing with whom? Cytosine will be pairing with guanine. तो ये बेटा 20 हो गया, तो ये भी 20 हो गया, क्योंकि हमें इस रूल से क्या पता है कि साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन एंड एडेनिन इज इक्वल टू आपका थाइमिन. सो हियर एंड A will be pairing with T. तो ये कितने हो गए, ये 40% हो गए. तो रिमेनिंग हमें 100% के लिए कितना चाहिए, 60% चाहिए. तो 60% में नेचुरली परसेंटेज ऑफ एडेनिन क्या होगा बेटा, 30%, एंड ये भी हो जाएगा 30%. ओके, तो अगर इसका वैल्यू दिया है तो आपको किसी और का वैल्यू है तो यू शुड, आपको पेयरिंग मालूम है तो आप उस बेसिस पे इसको कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हो. सो ओके चिल्ड्रन, इन आवर नेक्स्ट यूनिट वी विल सी RNA world, DNA replication and protein synthesis.